बनवारी जी शाम को खाना खाने के बाद बाहर टहल रहे थे। जब वापस आए तो लाइट बंद हो चुकी थी। उन्होंने सोचा शायद बेटे बहू अपने कमरे में होंगे, टीवी देख रहे होंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर के सन्नाटे में बस ऊपर की मंजिल से आई हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। बनवारी जी ने हाथ से दीवार छूते हुए अपने जूते उतारे। तभी ऊपर से आवाज साफ सुनाई दी। उनकी बहू पूजा तेज आवाज में बोल रही थी, देखो पवन, तुम्हारे पिताजी की उम्र 60 साल की हो चुकी है। अब हम कितने साल और यूं ही उनकी सेवा में लगे रहेंगे। ये सुनकर बनवारी जी के कदम जैसे जमीन पर जम गए। पहले तो उन्हें लगा कि उन्होंने गलत सुना है, पर तभी पवन की आवाज आई, लेकिन पूजा पापा इतने भी बूढ़े नहीं हैं। चल फिर लेते हैं, खुद का ध्यान रखते हैं। पूजा की हंसी आई, बस यही तो दिक्कत है, हम उनके लिए ऐसे ही 2 कमरे के फ्लैट में फंसे रहेंगे। ये घर कम से कम 1 करोड़ रुपए का है। सोचो जरा, अगर ये हमारे नाम हो जाए तो हमारी कैसे जिंदगी बदल सकती है। ये सुनकर बनवारी जी के हाथ अपने आप सीढ़ियों की रेलिंग पर कस गए। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनका अपना घर, जो उन्होंने अपने खून पसीने से खरीदा था, एक दिन उनकी जान से भी ज्यादा कीमती समझा जाएगा। कुछ सेकंड के लिए वो सोच ही नहीं पाए कि क्या करें, आवाज करे, खांसे या बस चुप रहकर सुने। फिर सोचा कि मुझे खास देना चाहिए ताकि उन्हें पता चल जाए कि मैं आ गया हूं। लेकिन तभी पवन फिर बोला, उसकी आवाज में डर साफ था, तो हम क्या कर सकते हैं? पूजा पापा ने वसीयत भी नहीं बदली और उनको जबरदस्ती घर से निकाल नहीं सकते। ये उनका घर है। पूजा की आवाज इस बार ठंडी थी। उसने कहा, जबरदस्ती निकाल नहीं सकते, लेकिन कभी कभी प्रकृति मदद कर देती है। बूढ़े लोग अचानक गिर जाते हैं, दिल का दौरा पड़ जाता है, सीढ़ियों से फिसल जाते हैं। लोग कहते हैं भगवान की मर्जी थी, कोई शक नहीं करता। और अगर सब दुर्घटना लगे तो बीमा का पैसा भी मिल जाता है। ये सुनकर नीचे खड़े बनवारी जी हक्के बक्के रह गए। उन्हें लगा कि वो गिर जाएंगे, लेकिन उन्होंने रेलिंग कसकर पकड़ ली। तभी पवन ने कहा, तुम ये क्या बोल रही हो? पूजा वो पापा है मेरे। पूजा की आवाज और भी कड़वी हो गई। मैं तुम्हें कब कह रही हूँ कि उनको अभी मार दो? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अगर किसी दिन वो अंधेरे में सीढ़ियों से गिर जाए तो दुनिया बस उसे हादसा समझेगी, और अगर हम थोड़ी तैयारी कर दे तो हमें भी फ्यूचर मिल जाएगा। तुम हर बार डर जाते हो, तुम बड़े हो चुके हो। ये सब सुनकर बनवारी जी ने सोचा कि अब मेरे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो ऊपर जाकर दरवाजा खोलकर उन्हें चीख चीख कर सच का आईना दिखाओ, या चुपचाप वापस लौट जाओ और सच को पूरा उभरने दो। उनके अंदर का बाप तो चिखना चाहता था, पवन बस करो बेटा, ये क्या सुन रहा हूं मैं? लेकिन उनके अंदर का पुराना वकील कह रहा था, सिर्फ बातें किसी केस को नहीं जीताती, सबूत जीतते हैं। अगर आज शोर मचा दोगे तो सब कुछ नकार देंगे, तुम खाली हाथ रह जाओगे और अगला हमला शायद और चुपचाप होगा। वो धीरे धीरे पीछे हट गए, जूते हाथ में उठाए और बिना आवाज किए अपने कमरे की तरफ लौट गए। कमरे में आकर दरवाजा बंद किया, लाइट नहीं जलाई। वो अंधेरे में बेड के किनारे बैठ गए। उन्होंने अपना हाथ माथे पर रखा और बहुत ही धीमी आवाज में कहा, भगवान, ये मैंने क्या सुन लिया? ऐसी मैंने क्या गलती कर दी कि मेरे अपने ही बेटे बहू मेरी मौत का प्लान कर रहे हैं? उनके सामने अपनी पत्नी का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ गया, जैसे वो कह रही हो, बनवारी जी, तुम न्याय के आदमी हो, बदला लेने वाले नहीं। सीमाएं बनाओ, लेकिन दिल को कड़वा मत होने दो। उस रात वो सो नहीं पाए, पर सुबह तक वो बस एक चीज साफ कर चुके थे कि डरने से कुछ नहीं बदलेगा। सच्चाई को ऐसे पकड़ना होगा कि कोई इनकार न कर सके। अगले दिन वो अकेले मॉल की एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर गए। उन्होंने ऐसी दुकान चुनी जहां उन्हें कोई जानता ना हो। शोरूम में एक जवान सेल्समैन ने पूछा, जी सर, क्या चाहिए? उन्होंने साधारण आवाज में कहा, मुझे छोटे छोटे कैमरे दिखाइए जो कमरे के कोने में रखे रहे और कोई नोटिस ना करे, जैसे सिक्योरिटी कैमरा, लेकिन बहुत छोटा। उसने कुछ वायरलेस मिनी कैमरे दिखाए, किसी सजावटी चीजों के पीछे छुपाया जा सकता था। बनवारी जी ने 5 कमरे ले लिए। सीडीओ के पास डाइनिंग रूम, किचन, बेडरूम वाले कॉरिडोर बिल काटते वक्त हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में एक ठंडा भरोसा था, अब जो भी होगा रिकॉर्ड होगा। अब झूठ इतनी आसानी से नहीं चलेगा। घर लौटकर उन्होंने उसी दोपहर में अकेले पूरी प्लानिंग की। सबसे पहले सीडीओ की तरफ वहां छोटे से कैमरे ऐसे लगाए
कि एक ऊपर से नीचे का एंगल दिखाएं और दूसरा नीचे से ऊपर। फिर डाइनिंग रूम में एक कैमरा उस फ्रेम के पीछे लगाया जिसमें पवन की ग्रेजुएशन की फोटो लगी थी। यही वो फोटो थी जिस पर बनवारी जी गर्व किया करते थे। किचन में ऊपर वाली टोकरी के पीछे, जहां पूजा अक्सर खड़ी होकर मोबाइल पर बात करती थी, बेडरूम की ओर जाने वाले कॉरिडोर में भी एक कैमरा वाईफाई से जोड़ा और फुटेज उनके लैपटॉप और क्लाउड दोनों पर सेव होने लगी। रात को जब पवन और पूजा अपने कमरे में चले गए तो बनवारी जी पहली बार अपने कमरे में बैठकर फुटेज देखने लगे। स्क्रीन पर दिन भर के छोटे छोटे सीन दिख रहे थे। पूजा का पूरे दिन में ताने मारना, अभी तक पापा की दवाइयों की फाइल भी हमें ही संभालती पड़ती है, कब तक, पवन का चुप रहना, फिर रात को दोनों का किचन में खड़े होकर फुसफुसाना, ये एक दिन की बात नहीं थी। अगले 10-11 दिन तक हर रात बनवारी जी फुटेज देखते रहे। कभी कभी नींद आने लगती, लेकिन उनकी बातें उन्हें जगा देती। दिल का दौरा दौड़ते हुए आए तो कोई शक नहीं करेगा, डॉक्टर भी कहेंगे उम्र हो गई थी। हर वाक्य उनके सीने में तीर की तरह चुभता गया। वो अब हर रात भगवान से एक ही बात कहते, मुझे गुस्सा मत देना, मुझे हिम्मत देना। मैं न्याय चाहता हूं पर मैं खुद को भी खोना नहीं चाहता। और फिर वो रात आई जिसने उनके शरीर को तोड़ दिया, लेकिन उनकी आंखें हमेशा के लिए खोल दी। वो रात करीब 10 बजे अपने कमरे में थे। बाहर हॉल की लाइट बंद थी, बस कॉरिडोर में हल्की रोशनी थी। उन्हें अचानक प्यास लगी, सोचा नीचे किचन से पानी ले आओ। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, आधा कॉरिडोर अंधेरे में था, लेकिन आंखें उस उजाले की आधी थी जो अंदर से आ रहा था। उन्होंने दीवार सहलाते हुए सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए, ऊपर लगे कैमरे देखने का तो उन्हें उस समय होश भी नहीं था। वो तो बस नीचे जाने के बारे में सोच रहे थे। जैसे ही वो सीढ़ियों के पहले पायदान पर पहुंचे, उन्हें पीछे से किसी का हल्का सा सरसराता कदम सुनाई दिया, पर वो मुड़े नहीं। अगले ही पल उनकी पीठ पर 2 हथेलियां जोर से जमी। अचानक से धक्के की ताकत ने उनके घुटनों से जमीन छीन ली। उन्होंने संतुलन बनाने की कोशिश की, लेकिन उम्र और अचानक झटका दोनों ने मिलकर उन्हें आगे की तरफ फेंक दिया। उनका कंधा रेलिंग से टकराया। उन्हें बस इतना याद है कि वो नीचे तक लुढ़कते हुए पहुंचे। छाती से भयानक दर्द उठा और आंखों के सामने सब काला हो गया। अस्पताल की सफेद रोशनी में जब उनकी आंखें खुली तो डॉक्टर उनके ऊपर झुककर पूछ रहे थे, आपको याद है क्या हुआ था? बनवारी जी ने हल्के से सिर हिलाकर कहा, सीडीओ से गिर गया। डॉक्टर ने कहा, क्या आपको शक है किसी के ऊपर? क्या आप पुलिस कंप्लेन करवाना चाहते हैं? बनवारी जी कुछ पल चुप रहे। सोचा, अगर इस समय हाँ कह दे तो पुलिस आएगी बेटे, और बहू सब कुछ नकार देंगे और बोल देंगे कि वो तो खुद फिसल गए होंगे। उस वक्त उन्होंने बहुत धीरे से कहा, अभी नहीं डॉक्टर साहब, पहले मैं ठीक हो जाऊं। डॉक्टर ने लंबी सांस ली, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन अगली बार चुप मत बैठिएगा। बनवारी जी ने आंखें बंद कर ली। उन्हें पता था अगली बार का मौका शायद उन्हें जिंदा ही ना छोड़े, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि अगली बार आने से पहले उनके पास पिछले 3 हफ्तों की सारी रिकॉर्डिंग आ चुकी होंगी। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर जब वो घर लौटे तो उनका दायां हाथ पट्टी से बंधा था। पवन उन्हें पकड़कर धीरे धीरे ऊपर ले जा रहा था और पूजा का चेहरा देखने लायक था। ऊपर से नकली चिंता, अंदर कहीं एक डर की हल्की झलक। पापा, आप रात को ऐसे ही अकेले क्यों निकल जाते हो? उसने मीठी आवाज में कहा, अगर हमें उठाकर बोल देते तो हम पानी दे देते। बनवारी जी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सीढ़ियों वाली रात की परछाई थी। बनवारी जी कुछ नहीं बोले, बस इतना कहा, कोई बात नहीं, आगे से मैं सावधान रहूंगा। अंदर आते ही सबसे पहले उन्होंने मौका मिलते ही लैपटॉप खोला और सीढ़ियों वाली कैमरे की फुटेज निकाली। वही रात, वही टाइम, वही अंधेरा कॉरिडोर। स्क्रीन पर वे साफ दिख रहे थे, दीवार सहलाते हुए। और फिर फ्रेम में दाएं तरफ से एक और परछाई, लाल नाइट सूट में, पूजा का चेहरा, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक। दोनों हाथों से धक्का और बनवारी सीढ़ियों पर लुढ़कते हुए। उन्होंने वीडियो को रोक, फिर पीछे किया, फिर दोबारा देखा। हर बार धक्का कुछ और साफ दिखने लगा। उस रात को अपने कमरे में अकेले बैठकर बहुत देर तक सोचते रहे। उनके अंदर 2 आवाजें लड़ रही थी। ये कह रही थी, अब बस सीधा पुलिस के पास जाओ, केस करो, उन्हें खत्म कर दो, जिसने तुम्हें मारने की सोची। पर दूसरी तरफ से पत्नी की आवाज, न्याय जरूरी है, लेकिन तुम नरक में गिरकर स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकते। सबूत जमा करो, शांति से चलो, पर खुद को ना जलाओ।
बनवारी की ने उसी रात एक फैसला लिया कि मैं बदला नहीं लूंगा, मैं न्याय लूंगा, मैं उन्हें मारूंगा नहीं, लेकिन उनके हाथों से मेरे ऊपर वार करने की ताकत भी छीन लूंगा। और यही सोचकर दिवाली की रात जब पूरा शहर रोशनी में नहा रहा था तो बनवारी जी अपने ही घर की इस अंधेरी सच्चाई को रोशनी में लाने वाले थे। लैपटॉप की स्क्रीन पर पासवर्ड लगाते हुए उनकी उंगलियां स्थिर थी, चेहरा शांत। पूजा भी लाल साड़ी में सजी, हाथ में वाइन ग्लास। उसने ताना मारते हुए कहा, पिताजी ये क्या है? दिवाली की रात सबको लेक्चर सुनाने वाले हो क्या? लैपटॉप बाद में, पहले प्रसाद ले लीजिए। पवन ने धीरे से कहा, पापा आप थके हुए लग रहे हैं, चलिए कमरे में आराम कर लीजिए, खाने की चिंता मत कीजिए। तभी पड़ोस की ममता जी ने चिंता से पूछा, क्या बात है बनवारी भाई, क्या हुआ? चेहरा उतरा हुआ है, दर्द ज्यादा है क्या? बनवारी जी ने उनकी तरफ हल्की मुस्कान से देखा, दर्द है ममता जी, लेकिन आज थोड़ी देर के लिए सह लूंगा। आज सच दिखाना ज्यादा जरूरी है। कमरे की लाइट थोड़ी कम थी तो स्क्रीन की रोशनी पूजा की आंखों में सीधी पड़ रही थी। ये क्या है? पूजा ने तीखी आवाज में पूछा तो बनवारी जी ने शांत स्वर में कहा, ये वही रात है जब मैं सीढ़ियों से गिरा था। तुमने भी तो एम्बुलेंस को यही कहा था ना? उसके चेहरे पर एक पल के लिए कुछ बदला, शायद डर, शायद गुस्सा। फिर उसने हंसकर कहा, ओ प्लीज आप फिर से वही बातें शुरू मत कीजिए, सब जानते हैं कि आप खुद फिसल गए थे। बनवारी जी ने उसकी तरफ से नजर हटाकर सीधे स्क्रीन की तरफ देखना शुरू किया। फिर पवन से कहा, बेटा तुम भी देखना, आज मैं कुछ साबित करने नहीं, बस दिखाने बैठा हूं। उसके बाद जो तुम्हारा फैसला होगा वो तुम्हारा होगा। पवन ने गिलास नीचे रखा और धीरे से सिर हिला दिया। पड़ोस की ममता जी ने अपनी प्लेट दूर खिसका दी और दोनों हाथों को गोद में रखकर सीधे स्क्रीन पर नजर गड़ा दी। बनवारी जी ने वीडियो फाइल पर कर्सर ले जाकर क्लिक करने से ठीक पहले एक गहरी सांस ली अंदर। कहीं उन्होंने भगवान से कहा, मुझे गुस्से में अंधा मत करना, बस इतना साहस देना कि सच बोल सकूं और सही फैसला ले सकूं। फिर उन्होंने क्लिक किया स्क्रीन पर। रात का वही कॉरिडोर दिखा, कमरे से निकलते हुए, दीवार सहलाते हुए, सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए। और ठीक उसी फ्रेम के कोने में लाल नाइट सूट की धुंधली छाया हल्की से हिलती हुई दिखाई दी। स्क्रीन पर लाल लाइट सूट की वो धुंधली छाया जैसे ही साफ हुई, डाइनिंग टेबल के चारों तरफ हवा जम सी गई। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि पूजा ने दोनों हथेलियां से बनवारी जी की पीठ पर धक्का दिया और फिर सीढ़ियों पर उनका गिरता हुआ शरीर रेलिंग से टकराने की आवाज। पवन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, उसकी उंगलियां गिलास पर जमी रह गई। पूजा कुछ सेकंड तक जैसे पत्थर की मूर्ति बनी स्क्रीन को देखते रही, फिर अचानक खड़ी होकर चीख पड़ी, ये झूठ है, ये फर्जी वीडियो है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। उसकी आवाज में डर था, लेकिन वो डर अपने किए का नहीं, पकड़े जाने का था। बनवारी जी सब समझ रहे थे। उन्होंने वीडियो रोका नहीं। स्क्रीन पर पूजा धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती हुई दिख रही थी। पल भर के लिए उनका चेहरा झुककर देखा, फिर मोबाइल निकाला। हेलो, हाँ मेरे ससुर जी सीढ़ियों से गिर गए हैं, जल्दी एम्बुलेंस भेजिए। वीडियो बंद होते ही कमरे में असली चुप्पी उतर आई। बनवारी जी ने बिना चीखे, बिना गाली दिए, बहुत धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, ये सिर्फ एक कैमरा है पूजा, घर में ऐसे ही 5 और कैमरे लगे हैं, लेकिन सिर्फ सीढ़ियां नहीं, तुम्हारी बातें भी रिकॉर्ड हुई है। ये सब कि बुड्ढा कितने साल और जिएगा, बीमा का पैसा कैसे मिलेगा, दुर्घटना कितनी नेचुरल लगेगी। पूजा ने फीकी हंसी हंसी, आप पागल हो गए हैं पिताजी, ये कोई सीरियल नहीं है, कोई आदमी घर में चोरी छुपे कैमरे लगाता है क्या? ये सब गैर कानूनी है, आप खुद फंस जाओगे। उसके शब्दों में चुनौती थी, लेकिन आंखों में साफ डर। वो ये नहीं सोच पा रही थी कि ये सब उसके सामने कैसे आ गया। पवन ने कांपती आवाज में कहा, पिताजी ये वीडियो सचमुच। वो वाक्य पूरा नहीं कर पाया। उसकी आंखों में अपने पिताजी की तरफ देखने की हिम्मत नहीं थी। उसने बस एक नजर स्क्रीन पर और एक नजर पूजा पर डाली और मानो भीतर से टूट गया हो। तभी पड़ोस की ममता जी ने धीरे से कहा, बनवारी जी ये तो साफ धक्का है, आंखों के सामने, यहाँ तो कोई गलत फहमी की गुंजाइश ही नहीं है। उनके चेहरे पर सिर्फ दर्द था उस घर के लिए जहां वो सालों से आती जाती रही थी। बनवारी जी ने लैपटॉप की स्क्रीन बंद की। गलत फहमी की गुंजाइश तब होती है ममता जी जब सिर्फ बातें हो, यहाँ तस्वीर है, आवाज है, हर शब्द का टाइम है। मैंने 3 हफ्ते तक चुप रहकर सब देखा, सब सुना, खुद को भी जज किया
और इन्हें भी। पूजा झटके से बनवारी जी की कुर्सी के पास आई, आंखों में आंसू भर लिए, लेकिन चेहरा अभी जिद्दी था। आपको लग रहा है मैं गलत हूँ, लेकिन सोचा है कि आपने हमें क्या दिया? छोटा सा फ्लैट, आपकी शर्तों, आपका कंट्रोल, हम कब तक आपकी सेवा करते रहेंगे? आपने खुद ही हमें मजबूर किया है। बनवारी जी ने उसकी तरफ देखकर कहा, मैंने तुम्हें दबाव नहीं दिया बहू, मैंने तुम्हें छत दी, खाना दिया, बिल चुकाया, और बदले में ये मिला कि तुम्हारे हिसाब से मैं अब काम का नहीं रहा, इसलिए मर सकता हूँ। पवन अचानक से उठ खड़ा हुआ। बस करो। पूजा उसकी आंखों में पानी था, चेहरा पछतावे और डर से भरा हुआ। उसने कहा, लेकिन पिताजी मैं ये सब नहीं चाहता था। तो बनवारी जी ने हाथ उठाकर कहा, पवन, तुम्हारे चाहने या ना चाहने से फर्क नहीं पड़ता। तुम जानते थे क्या प्लान चल रहा है, तुमने रोका नहीं, कभी जोर से नहीं कहा कि ये गलत है। खामोशी भी एक तरह की हामी होती है। कहते हुए बनवारी जी ने बहुत आराम से लैपटॉप बंद किया और बैग में रखा। तभी पड़ोस की ममता जी उठ खड़ी हुई और बनवारी जी का कंधा हल्के सहलाते हुए बोली, मैं गवाह हूँ बनवारी, मैंने अपनी आंखों से ये वीडियो देखा है। जो भी जरूरत हो तो मैं आपका साथ दूंगी। उनकी आंखों में उस समय पड़ोसी से ज्यादा एक दर्द की सच्चाई थी। तभी डोरबेल बजी। पवन ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने पुलिस खड़ी थी, जिसे देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। पूजा चीख पड़ी, आप हमें बर्बाद कर देंगे। पिताजी आपको क्या मिलेगा, छोड़िए ना, गलती हो गई। बनवारी जी ने कहा, बहू, गलती और किसी को मारने की प्लानिंग एक ही चीज नहीं है। अगर आज मैं सब कुछ भूल जाऊं तो कल तुम किसी और के लिए भी यही प्लानिंग करोगी। और रही बात मेरी उम्र की, तो मेरा जीवन भगवान के हाथ में है, तुम्हारे नहीं। तब तक पुलिस अंदर आ चुकी थी। पवन ने घुटनों के बल बैठते हुए कहा, पिताजी प्लीज, मैंने गलती की, मैं डर गया था। मैंने सोचा पूजा सिर्फ बोल रही है, करेगी नहीं। मैं अपराधी हूं, यही मेरी सजा है। लेकिन प्लीज आप केस वापस ले लीजिए, हमको जेल मत भेजिए। उसके आंसू बनवारी जी के कदमों पर गिर रहे थे, तो बनवारी जी के अंदर कहीं उनके बाप वाला दिल कराह उठा। लेकिन वही पुरानी लाइन फिर कानों में गुंजी, बुराई से पराजित मत हो, भलाई से बुराई पर विजय प्राप्त करो। उन्होंने झुककर उसका कंधा पकड़ा, उसे खड़ा किया और बहुत धीरे से कहा, पवन, जो होगा वो अदालत और कानून तय करेंगे। मैं नहीं। मैंने जो करना था कर दिया, सब सामने रख दिया है। मैं ना तुम्हारे लिए झूठ बोलूंगा, मैं तुम्हारे खिलाफ। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो पहले सच का सामना करो, भागो मत। और याद रखना, माफी और भरोसा दो अलग चीज है। माफ करना मेरे बस में है, लेकिन भरोसा कमाने में सालों लगते हैं। तब इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर कहा, जब तुम्हें पता था कि तुम्हारी पत्नी आपके पिता के खिलाफ साजिश रच रही है, तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? हाँ सर, मुझे पता था कि पूजा गुस्से में पापा के बारे में गलत बातें बोलती है, पर मैंने कभी गंभीरता से नहीं लिया। उस दिन जिस तरह से ये सब हुआ, मुझे लगा बस हादसा है। लेकिन वीडियो देखकर मुझे भी अब समझ आ गया, मेरी सबसे बड़ी गलती है। इंस्पेक्टर ने उससे कई सवाल किए, उसके जवाबों में झूठ कम था, कमजोरी ज्यादा। तभी बनवारी जी ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, जितना जरूरी हो उतना ही कहूंगा कि मुझे बदला नहीं, न्याय चाहिए। उस समय पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बनवारी जी का दिल तो रोया, लेकिन फिर भी वो चुप रहे। सोचा कि उनकी यही कमजोरी बहू को फिर से बढ़ावा देगी। कुछ दिन बाद अदालत ने पूजा को 2 साल के कारावास की सजा सुना दी और पवन को जमानत पर बाहर रहने का मौका मिला। लेकिन उसके सर पर 1 साल की तलवार टंगी रही। कोर्ट खत्म होने के बाद वकील ने कहा, आप कुछ कहना चाहेंगे बनवारी जी? तो बनवारी जी ने बस इतना कहा, मैं ना सजा बढ़ाने की मांग करता हूँ, ना कम करने की। अदालत ने जो उचित समझा वही मेरे लिए काफी है। मेरा मकसद इन्हें मिटाना नहीं, इन्हें रोकना था। मुझे विश्वास है कि 2 साल में ये सुधर जाएंगे। इतना कहकर बनवारी जी कोर्ट से बाहर निकल आए और कुछ महीनों बाद ही उन्होंने वो फ्लैट बेच दिया, क्योंकि अब उन्हें उसमें अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए अच्छे पल याद आते और बेटे बहू के साथ बिताए गए आखिरी वाले जहरीले साल भी। इसलिए फ्लैट बेचकर उन्होंने ट्रस्ट के नाम कर दिया और खुद वृद्ध आश्रम में अपने हम उम्र लोगों के साथ रहने लगे। तो दोस्तों, बनवारी जी ने अपने बेटे बहू के साथ सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।